हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 6 से 12 तक, है ना। तो हम सभी जो हल कर रहे थे हूबहू पेपर जैसा, जैसे पेपर में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, और इसमें 15 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 16 से करेंगे। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। तो ऑप्शन ए है उसे खाना नहीं खाया गया। उससे खाना नहीं खाया गया। उससे खाना नहीं खाया गया। ऑप्शन बी है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो उससे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी कर्मवाच्य है ना। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। प्रश्न नंबर 17 है दोपहर के बाद का समय। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय। अगला प्रश्न है हमारा दोपहर के बाद का समय। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्वाग्रह। ऑप्शन बी है मध्याह्न। ऑप्शन सी है अपराह्न। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वाह्न का मतलब होता है पूर्व, मतलब दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का जो समय होता है वो पूर्वाह्न होता है। और मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय। मध्य मतलब बीच में, दोपहर का समय। और अपराह्न का अर्थ मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय। फिर से देखेंगे हम। जैसे पूर्वाह्न मतलब दोपहर के पहले का समय, मध्याह्न दोपहर का समय, और अपराह्न दोपहर के बाद का समय। तो पूछ रहा दोपहर के बाद का समय, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी, मतलब अपराह्न। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्वाह्न ये तो पहले का है, ये मध्य, ये बीच का समय है। तो ये दोनों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए है हमारा बीभत्स रस। ऑप्शन बी है अद्भुत रस। ऑप्शन सी है करुण रस। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक। अगला है उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, है ना। तो कबीर की उलटवासियों में कौन सा प्रमुख रस पूछा गया है? तो इसमें जो है अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस प्रमुख है। जैसे कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीजे पानी, है ना। ये उलटवासियाँ हैं इनकी। कबीर दास के उल्टे बानी और भीजे, बरसे कम्बल भीजे पानी। कहीं ऐसा होता है? तो ये क्या है? अद्भुत है कि बरसे कम्बल बरसता है कि पानी बरसता है ना। तो ये क्या है? अद्भुत वाली बात है ना। तो इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है कबीर की उलटवासियों में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। कमल मोती पानी। कमल मोती पानी, है ना, कामा रहेगा, में उत्पन्न होने वाला यह
किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए है इंद्रधनुष, ऑप्शन बी है जलद 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 होगा, ऑप्शन सी है जलज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमल, कमल कहाँ उत्पन्न होता है? जल में, जल में। और जा माने उत्पन्न, जन्म लेने वाला, अर्थात जो जल में उत्पन्न ले। मोती जल में, पानी, पानी तो जल है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। ये भी गलत और जलद भी गलत, और उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जलज। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्षमा चाहूँगी मैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इनमें से पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है, अर्थात ये किसकी रचना है? तो ये जो है किसकी है हमारी? ये है रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है ना। 1929 ईस्वी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पहले हिंदी साहित्य का विकास था, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानते हैं। तो ये जो रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। और ये लिखा कब है? 1940 की है। ये साहित्य इतिहास ग्रंथ है ये 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। और इनकी दो रचनाएं हैं 1952 में, 1952 ईस्वी की दो रचनाएं हैं। और उन दोनों रचनाओं में एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो 1940 में है, 1940 में है। दूसरा है साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 1952 में है। और जो तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये भी 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में है। तो जो प्रश्न है हमारा, तो इसका राइट आंसर हमको मिल गया होगा कि आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारी समझ से मिल गया होगा आप सभी को। तो बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ही पूछा गया है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 21। वे आम के पेड़ हैं, इसमें जो वे है वो क्या है? रेखांकित है, नीचे रेखा खींची गई है। ठीक, ये ऐसे मान लेते हैं। आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। कौन सा सर्वनाम है ये बताना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वनाम तो इसमें है वे आम के पेड़ हैं, मतलब ये क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कहाँ, कैसे। निजवाचक में अपना, पराया, है ना। निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा वे, ये, है ना। ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटि वैरी सब यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ठीक है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी कबीरदास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, तरल का विलोम शब्द है। तरल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तीक्ष्ण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तरल का विलोम शब्द, तरल का हो जाएगा ठोस। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? ठोस हो जाएगा। और सरल का क्या होगा? सरल भी जान लेते हैं, जटिल। जटिल है ना। और तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीव्र बुद्धि वाला, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? जड़ या मूर्ख, है ना। तीक्ष्ण का जड़ या मूर्ख, सरल का जटिल, और तरल का ठोस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग ठोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत हो जाएगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन सी है हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप, तो दक्षिणी हिंदी ये नहीं होगा हमारा, संस्कृत निष्ठ भी नहीं होगा, हिंदुस्तानी मतलब हिंदी उर्दू मिश्रित, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का रूप है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? प्रश्न पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी गरिमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से उपर्युक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। स्पर्श, लेख, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है। गरिमापूर्ण, ये क्या है? गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग है। गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। तत्सम, तत्सम जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो उनसे उत्पन्न शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव, तद्भव जो उससे उत्पन्न हो। ऑप्शन ए है कसौटी, ऑप्शन बी है काठ, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है जो तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, मुझे ये शब्द बताना है हम सभी को। तो कार्य का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काम। कार्य का तद्भव, कार्य का तद्भव काम हो जाएगा। कार्य का अगर तद्भव देखें तो ये क्या हो जाएगा? काम। काम क्या है? तद्भव है। और काठ, काठ ये जो है तद्भव है, और इसका तत्सम हो जाएगा काष्ठ, है ना। काष्ठ माने लकड़ी, काष्ठ हो जाएगा। और कसौटी उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कार्य, है ना। तद्भव नहीं है। कसौटी भी क्या है? तद्भव है। और तद्भव नहीं है तो यानी कि क्या है? तत्सम है। काम हमारा क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्य क्या है? तत्सम है। पूछा जा रहा तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तो इसका मतलब तत्सम है, तो कार्य है ना। कार्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो होते हैं प्रायः शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय, प्रत्यय ये शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो इसमें उपसर्ग की चर्चा की जा रही है। किसकी चर्चा? उपसर्ग नहीं है पूछा जा रहा है। विरासत, व्यापार, वीक्षक उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए विरासत, ऑप्शन बी व्यापार, व्यापार में बी उपसर्ग है, और वीक्षक में भी बी उपसर्ग है। विरासत, विरासत में भी उपसर्ग नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ?
किसके बारे में पूछा जा रहा है? केदारनाथ अग्रवाल। अपूर्वा इनकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है गुल मेहंदी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये बताना चाहूँगी मैं कि अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? अपूर्वा के लिए। कब? 1986 में। 1986 में अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनका कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसमें जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये कविता संग्रह है, ये कविता संग्रह है। इसमें इसके लिए जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। और अपूर्वा के लिए जो है 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार आदि से सम्मानित हो चुके हैं। कौन कौन से इसके अलावा? हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और तुलसी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। तो अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है रोग, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है नींद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले बोला जाए, मतलब सर्वनाम सभी नामों के बदले जो बोला जाए वही क्या है? सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो जैसे हमारे जो सर्वनाम हैं वो होते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, इस, उस, यह, है ना, यह, वह, कौन, मैं, आप, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो इसमें हम देख लेते हैं सर्वनाम हमारा कौन है। अब तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राम सेब खाता है। राम क्या खाता है? सेब खाता है। राम सेब खाता है। राम सेब खाता है। वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राम सेब खाता है, ये यहाँ एक ही मात्रा रहेगी। राम सेब खाता है। वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार पूछा जा रहा है? क्रिया जैसा कि कर्म के आधार पर जो है क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो हो गया जैसा अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। दो भेद होते हैं किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो वहाँ जो है सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए राम आम खाता है, तो राम जो है कर्ता हो गया, आम कर्म हो गया, आम जो है कर्म हो गया, खाना जो है क्रिया हो गई, है ना। तो जो आम है वो क्या है? कर्म है। राम आम खाता है तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। लेकिन और अकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया होती है जिसमें जो है कर्म नहीं पाया जाता है। जैसे राम खाता है, तो राम खाता है, क्या खाता है? कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है इसमें, है ना। अगर राम सेब खाता है तो ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। लेकिन राम खाता है, मीरा लिखती है, तो ये सब क्या है? अकर्मक है। जिसमें कर्म का अभाव हो अर्थात जिसमें कर्म नहीं पाया जाता वो क्या है? अकर्मक है। और जिसमें कर्म पाया जाता है वह सकर्मक है। और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जो कार्य जो है पहले से हो गया हो उसे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह दूध पीकर सो गया, मतलब पूर्वकालिक क्रिया, पहले हो गई ये क्रिया, पीकर सो गया, है ना, इसे कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो राम सेब खाता है,
राम सेब खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अब तो स्पष्ट हो गया कि इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पूर्वकालिक भी नहीं है और अकर्मक भी नहीं है, क्योंकि राम सेब खा रहा है, इसमें कर्म है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओर और सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सारंग लय सारंग चली, सारंग लय सारंग चली। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यमक अलंकार, है ना, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो इसमें क्या कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, है ना, जैसे जन जानो मन मानो, ये सब क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, है ना, सीता का मुंह मानो चंद्रमा है, जन जानो मन मानो जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, और श्लेष अलंकार है जहाँ एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, एक ही शब्द हो और उसके अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम शब्द विलोम है? उदार शब्द है जो, उसका विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए है नम्र, ऑप्शन बी है कोमल, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम किसका विलोम पूछेंगे? उदार का। उदार, ऑप्शन ए है नम्र, बी है कोमल, सी है कठोर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उदार का विलोम क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। और कोमल का क्या होगा? उदार का कठोर हो जाएगा। और जंगम का क्या होगा? उदार का विलोम कठोर हो जाएगा और कोमल का भी कठोर और नम्र, ऑप्शन ए नम्र है, ऑप्शन बी है कोमल, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उदार, उदार का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए है चेतन, ऑप्शन बी है सुकर, ऑप्शन डी है स्थावर, ऑप्शन सी है स्थावर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जंगम का क्या हो जाएगा? जंगम का हो जाएगा स्थावर, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है आय, ऑप्शन बी है विवाद, ऑप्शन सी है सार, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग पूछ रहा है, स्त्रीलिंग इसका पूछ रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द जो है वो हो जाएगा राइट आंसर ए, है ना। और विवाद और सार ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। विवाद हो गया, है ना, इसका सार क्या है? आय। तो आय जो है क्या है? स्त्रीलिंग, आय प्राप्त की जाती है, आय मिलती है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी ये सभी गलत है। अगला प्रश्न है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े, ये कुछ नहीं, माँ बीच में गलत है। मांगते द्वार खड़े इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, ऑप्शन ए मांगने में शर्म ना करना, ऑप्शन बी किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना,
ऑप्शन सी शेख मारना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना, किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर पर प्रश्न है, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है तोटक, ऑप्शन बी है बरवै, 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 ऑप्शन सी है वंशस्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अवधि शिला, तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें बरवै छंद है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ बरवै होना चाहिए। ये बरवै छंद है। और जो बरवै छंद है ये किसका है? अवधी भाषा का छंद है। किसका है? अवधी भाषा का व्यक्तिगत छंद है। अवधी भाषा का, अवधी भाषा का व्यक्तिगत छंद है बरवै, जो प्राय श्रृंगार रस के लिए प्रयुक्त होता है। बरवै में इसमें जो है 19 मात्रा होती हैं, जिसमें 12 एवं 7 पर यति होती है। 12 एवं 7 पर यति होती है। आगे देखेंगे, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देरिदा, जॉक देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉक देरिदा का जन्म 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। राम गया इस वाक्य में काल पूछा जा रहा है कि कौन सा काल है। तो राम गया इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अब सामान्य भूतकाल कैसे किसे कहते हैं? सामान्य रूप से बीते समय में कार्य के पूरा होने का बोध होता है। बीते समय में, जो समय बीत गया है उसमें, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है उसमें जो कार्य कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसका जो बोध कराता है वही क्या है? सामान्य भूतकाल है। तो राम गया, राम गया, राम गया, ये किसका बोध करा रहा है? सामान्य भूतकाल। राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। 6 भेद के नाम हम जान लेते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। इस प्रकार से 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेषण और विशेष से भी प्रश्न आया है इसमें, एक कौन सा विशेष है? तो देखिए, राम, राम पहले क्या हो गई? राम संज्ञा है ना, और बहुत क्या हो गया? ये बहुत प्राविशेषण हो गया, प्राविशेषण, विशेषण हो गया। और बहादुर क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, है ना। तो ये जो संज्ञा, जो राम है, जो संज्ञा होती है, यही क्या होती है? विशेष के, विशेष के स्थान पर होती है ना, विशेष कहलाती है। तो जैसे राम संज्ञा या विशेष है और बहादुर क्या है? विशेषण है, बहादुर विशेषण है। तो और बहुत प्राविशेषण है। तो इस वाक्य में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राम बहुत बहादुर है, तो इसमें जो राम है ये क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, है ना। ये संज्ञा जैसे ही होता है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? प्रश्न नंबर हमारा है 40 नंबर हमारा कह रहा है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? वाच्य से भी प्रश्न इसमें आया है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कर्तवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखना चाहेंगे हम लोग कि कर्मवाच्य, वाच्य के कितने भेद हैं? 3।
तीन भेद है ना। सबसे पहले क्या है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा क्या है, कर्म। तीसरा क्या है, भाव। तीसरा भाववाच्य है। कर्तृ, कर्म और भाव, ये तीन वाच्य हैं। अब इसमें जो है ये क्या है, कर्ता पुरुष के वचन और क्रिया के लिंग, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इस प्रकार से 40 नंबर हो गया। ये 40 के बाद जो भी प्रश्न हैं इन्हें अगली क्लास में करा जाएगा। तो इतने प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और जो भी डाउट थे सारे इसमें जो है हम लोगों ने क्लियर किया। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे 40 के आगे जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब